नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने राजस्थान नहर और गंग नहर परियोजना को हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अन्य नहरें, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं आज से भरतपुर नहर के बारे में। इसको हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। भरतपुर नहर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं भरतपुर नहर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भरतपुर नहर 1963-64 में बनकर तैयार हुई, जो पश्चिम यमुना से निकलने वाली बांखड़ा नहर से निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, जो भरतपुर नहर है वह कब बनकर तैयार हुई? 1963-64 में, जो पश्चिमी यमुना से निकलने वाली बांखड़ा नहर से यह निकाली गई है। भरतपुर नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। कितनी है? 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर की लंबाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर अगला पॉइंट, भरतपुर नहर से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई का कार्य होता है। भरतपुर नहर है, उसमें जो पूर्वी राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, जो पूर्वी राजस्थान है उससे क्या है, उसमें सिंचाई का कार्य होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम अपनी जो गुड़गांव नहर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, गुड़गांव नहर है, यह राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से ओखला के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुड़गांव नदी यमुना नदी से ओखला के निकट से निकलती है। फिर अगला पॉइंट है, राजस्थान में गुड़गांव नहर भरतपुर की कामा तहसील है भरतपुर की, और तहसील में जुरेरा नामक गांव है, जुरेरा, उस गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में गुड़गांव नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 58 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? राजस्थान में गुड़गांव नहर की लंबाई 58 किलोमीटर है। और राजस्थान में यह कहाँ से प्रवेश करती है? भरतपुर की जो कामा तहसील है, कामा तहसील के जुरेरा गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और गुड़गांव नहर है, यह यमुना नदी से ओखला के निकट से निकाली गई है। फिर देखते हैं हम सिद्धमुख नहर के बारे में। सिद्धमुख नहर परियोजना, तो इसमें सिद्धमुख नहर परियोजना रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग इसमें किया गया है। सिद्धमुख नहर परियोजना में रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। इस परियोजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजीव गांधी नहर परियोजना। ठीक है दोस्तों, सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? राजीव गांधी नहर परियोजना। इस परियोजना के लिए जल बांखड़ा नांगल हेड वर्क्स से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? बांखड़ा नांगल जो हेड वर्क्स है वहाँ से इसके लिए जल लाया गया है। इस परियोजना में हनुमानगढ़ ज़िले की भादरा व नौहर तहसीलों तथा चूरू ज़िले की तारानगर व राजगढ़, जिसे हम आजकल सादुलपुर भी कहते हैं, तहसीलों से जल की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, जो सिद्धमुख नहर परियोजना है उससे हनुमानगढ़ ज़िले की भादरा और नौहर तहसील, चूरू ज़िले की तारानगर और राजगढ़, जिसे सादुलपुर कहते हैं, को तहसीलों को जल की प्राप्ति होती है। फिर वर्ष 1982 में 82 के रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे के समझौते में राजस्थान को प्राप्त 8.6 MF जल में से 0.47 MF का उपयोग करने हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ इस परियोजना का शिलान्यास 5 अक्टूबर और 1989 को किसके द्वारा किया गया था? स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा भिरानी गांव के समीप किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो सिद्धमुख नहर परियोजना है उसका
शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? 5 अक्टूबर 1989 को स्वर्गीय जो राजीव गांधी जी हैं उनके द्वारा किया गया था भिरानी गांव में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं फिर। यह वर्ष 2001-2 में पूर्ण हो गई है। इसका लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा भिनाए गांव में 12 जुलाई 2002 को किया गया था। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है दोस्तों? 268.29 करोड़ रुपए। जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इसकी कुल लागत कितनी आई? 268.29 करोड़ रुपए आई थी। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका है इसके बारे में। तो सिद्धमुख रतनपुरा वितरिकाओं का निर्माण सिद्धमुख नौहर परियोजना में ही प्रस्तावित था, परंतु भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण यूरोपियन आर्थिक समुदाय के इससे अलग हो जाने की वजह से इनका निर्माण नहीं हो सका। अतः अब नाबार्ड के 21.44 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग से 27.53 करोड़ रुपए की इस उपयोजना का प्रारंभ 30 जून 1999 को हनुमानगढ़ जिले की भिरानी गांव में किया गया। इस परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू जिले की 18,350 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सिद्धमुख व रतनपुरा वितरिका का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे हनुमानगढ़ के 24 गांव व चूरू के 14 गांव लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ के कितने गांव लाभान्वित होंगे? 24, और जो चूरू ज़िला है, चूरू ज़िले के 14 गांव है वो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भिखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर। तो जो भिखाबाई सागवाड़ा नहर है कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। अब देखते हैं इसके बारे में। इस परियोजना में माही नदी पर माही साइपन का निर्माण कराकर भिखाबाई सागवाड़ा नहर से 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सर्जित की जाएगी। परियोजना पर मई 2002 में केंद्रीय जल आयोग CWC से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब आगे के कार्य हेतु त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम AIBP के तहत सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे भाखड़ा नांगल परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह राजस्थान, हरियाणा व पंजाब की तीनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है। ठीक है दोस्तों, 1909 में पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल लुईस डेन ने सतलज नदी पर बांध बनाने का विचार प्रकट किया था। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है दोस्तों? 15.22% है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22%। भाखड़ा नांगल परियोजना है यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहकर पुकारा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे चमत्कारी विराट वस्तु कहकर पुकारा है? तो भाखड़ा नांगल नहर परियोजना को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। इस परियोजना के अंतर्गत कोटड़ा, गंगूवाल व रूपड़ नामक जगहों पर 3 विद्युत
ग्रह स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ किए गए हैं? कोटड़ा, गंगूवाल और रूपड़ नामक जगहों पर 3 विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुल 1493 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितना होता है? 1493 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। इसमें से राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू तथा बीकानेर जिलों को प्राप्त होता है। फिर देखते हैं भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बारे में पढ़ते हैं। तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलज नदी है, इस पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध 518 मीटर लंबा व 226 मीटर ऊंचा है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील का नाम दिया गया है। जो भाखड़ा नांगल बांध है उसका जो जलाशय है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल बांध है उसे चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई है। फिर देखते हैं भाखड़ा बांध, नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर दूर नांगल नामक स्थान पर स्थित है। नांगल बांध पर बिजली उत्पादन कार्य भी हो रहा है, जिसमें से राजस्थान के चूरू, गंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर व रतनगढ़ शहरों को बिजली प्राप्त होती है। फिर मुख्य नहरें सरहिंद नहर, नरवाना नहर, बिस्त दोआब नहर प्रमुख नहरें हैं। भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों को सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। किन किन जिलों को हो रही है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को भाखड़ा नांगल बांध से। फिर व्यास परियोजना देखते हैं। यह राजस्थान व पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इनकी संयुक्त परियोजना है। यह 2 चरणों में पूरी हुई। पहला व्यास सतलज लिंक नहर, दूसरे चरण में पोंग बांध का निर्माण किया गया। फिर व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत देहर में 990 मेगावाट तथा पोंग में 384 मेगावाट के विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनसे राजस्थान को क्रमशः 20% तथा 59% विद्युत प्राप्त होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल आपूर्ति नियमित बनाए रखना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। फिर देखते हैं हम अगला पॉइंट, रावी व्यास जल विवाद। तो रावी व्यास जल विवाद वह क्या था, इसको हम पढ़ते हैं। तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के तहत 1985 ईस्वी में न्यायाधीश इराडी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फुट पानी निर्धारित किया गया है। फिर 15 फरवरी 2002 से पोंग विद्युत गृह में क्षमता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राजस्थान को 3.51 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होगी। फिर भारत पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची, पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल संधि हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें से भारत को रावी, व्यास एवं सतलज नदियों का पूरा पानी उपयोग में लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, भारत को जो सिंधु, रावी और व्यास नदी है, सतलज, रावी और व्यास नदियां हैं, इनका पूरा पानी है वो उपयोग में लेने का अधिकार इस हमें प्राप्त हुआ। फिर राजस्थान नहर द्वारा मरु क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना इस संधि में भारत का प्रबल दावा था। फिर अंतर्राज्यीय जल समझौता।
तो अंतर्राज्यीय जल समझौता है वह क्या है? 1955 में संबंधित राज्यों वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व पंजाब के मध्य रावी व्यास पानी के विभाजन के संबंध में हुआ समझौता। राजस्थान को 5.5 MF पानी प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, जो अंतर्राज्यीय जल समझौता हुआ 1955 में, इसमें राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब राज्य हैं। इनके मध्य रावी व्यास नदी के पानी के विभाजन के संबंध में समझौता हुआ था। और इसमें समझौता क्या हुआ? राजस्थान को 5.5 MF पानी प्राप्त हुआ था इसके तहत। फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ये दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ठीक है दोस्तों, फिर राजस्थान सरकार द्वारा रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल के प्राप्त अपने हिस्से 8.6 MF पानी में से 7.59 MF पानी इंदिरा गांधी नहर, 0.33 MF गंग नहर और 0.21 MF बाखड़ा नहर और 0.13 MF नौहर नहर एवं 0.34 MF सिद्धमुख नहर के माध्यम से उपयोग करने का निश्चय किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के आगे के भाग को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।